Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। मेरा नाम है हिमांशु वत्स और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम 2021 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है। आप सभी को पता है कि हम सीएपीएफ के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस है वो पिछले एक साल से बनाते आ रहे हैं, लेकिन पिछले एक महीने से मैं कुछ वीडियोस नहीं डाल पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज हम वापिस आए हैं और एक ऐसे इंसान को अपने साथ लेकर के आए हैं जो कि अपने आप में ही काफी एक बड़े अचीवर है। तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को उनसे मिलवाने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है अर्पित अग्रवाल सर, जिन्होंने सीडीएस 1 2023 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की है और इनकी पहली चॉइस जो थी वो आईएमए थी। ऑल्दो हमें पहले से पता था कि सर का सिलेक्शन होना है क्योंकि पिछले काफी टाइम से हम कॉन्टेक्ट में थे, बट रैंक 1 मुझे तो पता नहीं था कि सर की रैंक 1 आएगी, बट सर को पहले से पता था कि सर की रैंक 1 आएगी। तो आज इनसे पूछते हैं कि भाई कैसे इनको ये चीज पहले से पता थी, क्या इनका रिएक्शन था, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी और बाकी इनका एसएसबी वगैरह का क्या सीन था, कैसे इन्होंने एसएसबी की प्रिपरेशन करी। तो इन सब चीजों के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज इसी तरह की एक टॉपर टॉक्स वाली सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई गई है जिसके अंदर हम कई सारे सीएपीएफ टॉपर्स का, आईपीएस ऑफिसर का और आज हमारे साथ सीडीएस वाला जो रैंक 1 है वो भी हमारे सामने प्रेजेंट है। तो ऐसी एक टॉपर सीरीज हम चला रहे हैं जिसके अंदर हम टॉपर्स के साथ आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज को ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं अर्पित सर के साथ अपनी बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने सीडीएस जैसे एग्जाम, जो कि अपने आप में काफी बड़ा एग्जाम है, टफ एग्जाम है, इतने सारे लोग देते हैं जिसके अंदर एसएसबी वगैरह भी होते हैं, उसके अंदर आपने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हासिल की। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपकी फैमिली को भी। कैसा लग रहा है आपको रैंक 1 लाने के बाद? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक ये फीलिंग आपको पता है सर, डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट बहुत अच्छा लगता है जब मेहनत सक्सेसफुल होती है। और रैंक 1 का ऐसा होता है सर, हम बस सोच सकते हैं बट वो एक्चुअली में पॉसिबल हो पाना, सब हो पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली में भी सब बहुत खुश हैं, एक अलग ही फीलिंग है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रैंक 1 तो मतलब और मैं भी समझ सकता हूँ ये चीज कि रैंक 1 आने के बाद क्या सिचुएशन चेंज होती है। आप एकदम से लाइक आप कुछ नहीं थे और आप सब कुछ हो, आप सेलेक्ट भी हो गए, आपकी रैंक 1 भी आ गई, आप ऑल इंडिया जो है वो फेमस भी हो जाओगे, ठीक है। और हर तरीके की चीजें मतलब आपके साथ होने लगेंगी, अलग अलग तरीके के कॉल्स आने लगेंगे, रिलेटिव्स के, ऑफिसर्स के और डिफरेंट डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के भी कॉल कि सर हमारे यहाँ इंटरव्यू दो, ये दो, वो दो। तो वो अपने आप में ये एक अच्छी फीलिंग जो है वो होती है। तो आप थोड़ा-सा चाहें तो आप एक बार अपनी फैमिली और अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें स्टूडेंट्स को कि वो आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या आपकी ग्रेजुएशन रही है, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो सब चीज़ें, ताकि वो लोग भी एक कनेक्ट कर सके कि हाँ, क्या सिस्टम है इनका। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से अलवर अलवर से हैं, बट हम दिल्ली में रहने लगे थे। और मेरी सारी एजुकेशन, सारा कॉलेज स्कूल सब दिल्ली से ही हुआ है। मैंने कॉलेज अपना स्कूलिंग सारा सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करा है, ये मेरे घर के पास ही है, मीराबाग में। हुँ, हुँ। और मेरा कॉलेज रामदास कॉलेज था। मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, तो मैंने रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करी हुई है। और मेरे फैमिली में कोई ऐसे डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे जो पापा हैं वो, उनका डिपार्टमेंटल स्टोर है। और मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है जो पापा को हेल्प करती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, और कोई भी इसमें पीछे डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है, पूरा सिविल है। अच्छा, मतलब ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप आपकी पूरी फैमिली में लाइक अक्सर ही मैं देखता हूँ कि क्या होता है कि किसी के पेरेंट्स जो है वो आर्मी में होते हैं, एयर फोर्स में होते हैं, सीएपीएफ में होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं, तब जाकर के उनके मन में आता है कि हाँ, उनको भी डिफेंस की तैयारी जो है वो करनी है। बट मेरे केस में भी ऐसा ही था कि मेरे फादर जो है एक फार्मर है, मार्जिनल फार्मर, और जो मदर है वो हाउस वाइफ है। कोई लेना-देना नहीं, दूर-दूर तक, फोर्सेस तक भी कोई लेना-देना नहीं, गवर्नमेंट जॉब से भी कोई लेना-देना नहीं। और सेम सिचुएशन कहीं न कहीं मैं आपकी भी देख रहा हूँ कि आपकी भी जो फैमिली है, इसके अंदर कोई जो है वो डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता। ये था सर का फैमिली बैकग्राउंड। सर ने बताया कि कैसे उन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड से अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट की और जो है कुछ लोगों को लाइक मिथ रहती है कि आईआईटीएंस जो होते हैं वही जनरली करते हैं या फिर जो बड़े-बड़े और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑल्दो रामजस कॉलेज अपने आप में भी काफ़ी बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, लेकिन स्टिल जो है वो आईआईटी वाला जो स्ट्रीक है, कुछ लोगों को लगता है ना कि मैथ्स जो है केवल उन्हीं की अच्छी होती है या साइंस वालों की अच्छी होती है। ये बोलते हैं कुछ लोग कि सर मैंने तो साइंस कभी करी नहीं, मैं कैसे मैथ्स कर लूँगा। तो सर आपके सामने बैठे हुए इन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड रखा और इनका शायद इन्होंने मुझे बताया था थोड़ी देर पहले भी कि सर के जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है रिटन एग्जाम के अंदर, सीडीएस के अंदर। तो जानने की कोशिश करेंगे कि सर ने सीडीएस एग्जाम को ही अपनी टॉप प्रायोरिटी क्यों रखा। उन्होंने सिविल सर्विसेज या फिर सीएपीएफ एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस वगैरह के बारे में क्यों नहीं सोचा।
क्योंकि जहां तक सर ने मुझे बताया कि सर भी जो है 5 से 6 एसएसबी जो है वो दे चुके हैं, तो सीडीएस कहीं ना कहीं उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। और ऑल मुझे पता है कि सर ने सीएपीएफ 2022 का रिटर्न एग्जाम दिया था, जिसको उन्होंने क्वालिफाई भी किया। उन्होंने फिजिकल मेडिकल भी दिया था, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चून रीजंस उनका फिजिकल जो है वो किसी कारण से क्लियर नहीं हो पाया था। तो सर सीडीएस मतलब कैसे, मतलब आपकी फैमिली में तो कोई है ही नहीं डिफेंस में, तो कहाँ से मतलब ये मोटिवेशन आई कि मुझे सीडीएस और एनडीए टाइप के एग्जाम जो है इन्हीं के ऊपर फोकस करना, मुझे डिफेंस लाइन में ही जाना है? एक्चुअली क्लास 10th में हमारे करियर वर्कशॉप हुआ था स्कूल में। उसमें बहुत सारे करियर्स को वो एक्सप्लोर करवा रहे थे और बेसिकली एक टेस्ट हुआ था जिसके अंदर फिर एक काउंसलिंग सेशन भी अरेंज किया था। तो उसमें मेरे को आर्मी के बारे में पता चला था कि जो मेरा एक फोकस है वो आर्मी की तरफ जा सकता है, तो आर्मी ऐसा करियर ऑप्शन मेरे को उसमें पता चला था। उसके बाद मैंने खुद पर्सनली जाके आर्मी के बारे में बहुत सारा सर्च करा, देखी वीडियोस, देखी एग्जाम, देखा कौन सा होता है, कैसे दे सकते हैं। तो मेरे को आर्मी बहुत ज्यादा एक अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जो मेरे को सूट कर सकता है। तो फिर मैंने एनडीए एग्जाम के बारे में जाना कि क्या होता है एनडीए एग्जाम, उसमें कैसे होता है, क्या आगे प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली मैंने मतलब मेरा था आर्मी में जाने का है, बट स्कूल तक इतना ज़्यादा नहीं था। ऑल्दो मेरे को ये था कि कुछ आर्मी के रिलेटेड ही करना है, बट जो अच्छी ज़्यादा नॉलेज थी आर्मी से रिलेटेड वो सब 12th के बाद मैंने एनडीए एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम। और उसके लिए बेसिकली पढ़ाई करी, जो बेसिकली 12th का ही सिलेबस जनरली ज़्यादा आता है एनडीए में। तो उस बेसिस पे एनडीए एग्जाम क्लियर भी हो गया। उसके बाद बट मेरे को फिर एसएसबी की नॉलेज नहीं थी जब मैं फर्स्ट टाइम गया। तो मेरे को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था, बिकॉज 12th में आई वॉज दी टॉपर इन दी स्कूल, मतलब 97 परसेंटेज थे मेरे। और फिर मेरा इंडी एग्जाम भी निकल गया था, तो बस वो ओवर कॉन्फिडेंस किया एसएसबी क्या है वो तो निकल ही जाएगा। और एक मूवी थी लक्ष्य मूवी, शायद आपने देखी हो, तो उसमें ऋतिक बिल्कुल रोशन सर, कहता बहुत है, बार देख। ऋतिक रोशन कहता है एक छोटा सा इंटरव्यू है, एक रिटर्न का पेपर है, बस निकल जाएगा। तो यही सोच के मैं भी गया था एक छोटा सा इंटरव्यू है, बट वहां जाके पता चला ये छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। तो फिर ऐसे करके इंडिया से बाहर आ गया। मेरे को लगा ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा पूरा कॉन्फिडेंस जमीन पर। उसके बाद फिर से एनडीए करा, इस बार पूरा अच्छे से एसएसबी पढ़ के गया। तो फिर एनडीए में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। उसके बाद मैंने देखा फिर कोविड टाइम आ गया था। तो फिर मैंने रियलाइज करा कि मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है। एक आर्मी बैकग्राउंड, अगर किसी को आर्मी में जाना है, कोई आर्मी एस्पिरेंट है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिटनेस। फिटनेस बहुत जरूरी है। तो जब कोरोना आया था उसके बाद से मैंने अपना फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, मैंने 40 केजीज रिड्यूस किया आर्मी के लिए। तो बेसिकली मेरे को वहीं से मोटिवेशन और ज्यादा आई कि आर्मी का अगर एक जाने का सोच मेरे को इतना ज्यादा डिसिप्लिन कर सकता है, इतना मोटिवेटेड रख सकता है, तो जब मैं आर्मी के अंदर जाऊंगा तब कितना ज्यादा डिसिप्लिन, कितना ज्यादा मोटिवेटेड, कितना ज्यादा ग्रोथ हो सकती है मेरी। तो उसके बाद 2021 जो था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक ग्लोरियस ईयर था, मतलब बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस ईयर था जिससे मैंने अपने ऊपर काम करा। ऑल्दो पूरे वर्ल्ड के लिए वो बहुत ज्यादा खराब ईयर था कोरोना की वजह से, बट एज अ पर्सन, मतलब पर्सनली मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रूव हुआ, बिकॉज उसमें मैंने अपनी पूरा बेस अपना बना लिया, यूपीएससी का बेस बना लिया मैंने। और अपना फिटनेस पे ध्यान दिया, मतलब बेसिकली आर्मी के लिए पूरा प्रिपेयर किया। तो तब मैंने कोई और एग्जाम के बारे में नहीं सोचा था कि कोई और एग्जाम भी देना है। मेरे को था कि सीडीएस में दूंगा अच्छे से और एग्जाम क्लियर कर लूंगा, फिर एसएसबी भी मैं कर लूंगा। तो 2021 के एंड में मैंने फर्स्ट टाइम सीडीएस का पेपर दिया था। मेरा अच्छे नंबर से क्लियर हो गया था, उस टाइम में मेरे 185 मार्क्स थे। बट फिर एसएसबी में मैं स्क्रीन आउट हो गया, तो स्क्रीन आउट का दुख पहली बार मतलब झेलना पड़ा। मेरे को मतलब हमेशा कॉन्फ्रेंस तक जाना था, बट यहाँ तो स्क्रीन आउट ही हो गया। तो फिर मैंने कहा यार अब तो और एग्जाम्स भी देखने पड़ेंगे, मतलब सिर्फ एसएसबी के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। ऑल तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी है। हमें को भी कोई आईएएस के लिए भी बोलेगा कि अगर आप आईएएस का सिलेक्शन हो गया तब भी मैं आर्मी को ही चूज करूंगा। तो बिल्कुल। बस वो है कि लेकिन साथ में ऐसा भी सर थोड़ा मतलब इमोशनल की जगह थोड़ा दिमाग से भी सोचना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो आर्मी एक मतलब एक इमोशन है, बट हमें अपना जॉब भी सिक्योर करनी पड़ती है। और ये मेरे बिल्कुल सर, हिसाब से बिल्कुल। एसएसबी में ये चीज काम आती है, वो देखते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा डेस्परेट है। जो ज्यादा डेस्परेट होता है उसको फिर उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, बिकॉज उनको बंदे को डेस्परेशन नहीं चाहिए, उसको बंदे को लॉजिकल चाहिए, जो लॉजिकल थिंकिंग वाला बंदा हो कि अच्छा। हाँ कि हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं। आर्मी ऑल तो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आर्मी में नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा होना चाहिए। तो फिर बेसिकली मैंने देखा कि मेरे पास सीपीओ, सीजीएल, सीएपीएफ, ये सारे एग्जाम्स का जो बेस है वो ऑलमोस्ट सीडीएस के जैसा ही है। अगर सही है। किसी ने हाँ सीडीएस की अच्छे से तैयारी करी है तो इन एग्जाम्स को वो थोड़ी सी और अलग से एफर्ट करके क्लियर कर सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फिर मैंने सीएपीएफ का फॉर्म भरा था 2022 में, तो सीएपीएफ भी क्लियर हो गया था। फिर बेसिकली ऐसे ही मैंने सीपीओ, सीजीएल सब क्लियर करा हुआ है। सीजीएल में तो मेरे को ऑडिटर की पोस्टिंग भी मिली हुई है, बट मैंने अभी गया नहीं उसमें। बाकी सीपीओ में मैं लॉन्ग जंप में बाहर हो गया था, उसमें भी नंबर अच्छे थे मेरे रिटर्न में। और बस फिर उसके बाद सीडीएस में मैंने एक और अटेम्प्ट दिया था, उसमें कॉन्फ्रेंस आउट था। तो ऐसे करते मैंने एफकेट का भी पेपर दिया हुआ है। एफकेट में आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट देहरादून से ही। उसके बाद फिर अभी जो लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, जो 6th अटेम्प्ट था, इसमें मैं फाइनली रिकमेंड हुआ हूँ और फिर अब सब हो गया है फाइनली। अच्छा।
तो जैसा कि आपने देखा, सर ने एक अच्छी चीज क्या बताई कि ओवर कॉन्फिडेंस था इनको शुरुआत में एनडीए के टाइम पे। यहाँ पे मैं अपनी भी स्टोरी बताना चाहूंगा कि जैसा सर का सीन है ना, मैं भी अपने स्कूल का टॉपर था विद 97.2 परसेंटेज। और जब मैंने एनडीए देने गया, मेरा पहले ही अटेम्प्ट था, मैंने रिटर्न भी क्वालिफाई किया। और शायद मेरे मैथ्स में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होंगे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे जहां तक याद है एनडीए के अंदर 300 नंबर का मैथ आता है। सिर्फ तीन मैथ जी का ही सर। पेपर 300 का होता है, और मेरे शायद 250 पार थे उसमें, मैथ्स मैथ्स में। तो फाइनल तो होना ही था मेरा रिटर्न। मैं रिटर्न करके गया उधर एसएसबी, मुझे पता नहीं था एसएसबी क्या होता है। मुझे लगा यार कि अच्छी परसेंटेज, अच्छे नंबर है, इंटरव्यू था, हो जाएगा, क्या हो गया। वहां जाके देखा मैंने, मैं मतलब ना, तो मेरे को पता नहीं था एसएसबी क्या होता है सर। तो मैंने तो, इवन मैं बता रहा हूँ कि हम 12th पास करे थे, नई नई बियर्ड आनी शुरू हुई थी। मैंने तो वो शेव भी नहीं करी थी, मैं उधर पहुंच गया और एसएसबी देने। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा यार लोग तो बिल्कुल बाबू बन के आए हुए हैं, बिल्कुल मतलब मेरा मेरा पहला एसएसबी था, उनका शायद होगा पांचवा छठा सातवां जो भी हो। वो इतने बिल्कुल टिप टॉप बन के आए हुए हैं, और मेरा भाई जूतों पे पॉलिश नहीं है, कपड़े अच्छे तरीके से प्रेस नहीं है, बियर्ड भी बड़ी है, ठीक है। तो वहां कहीं ना कहीं मेरे को दिख गया था कि ये मेरा जोन नहीं है। इस बार तो नहीं है, अगली बार फिर कभी देखते हैं। तो वहां मैं भी स्क्रीन आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या है कि कभी सीएपीएफ, कभी मतलब बेसिकली एनडीए और सीडीएस की तरफ इतना मेरा ध्यान गया नहीं, क्योंकि फिर वो आईएएस वाली जो चीज थी वो दिमाग में आ गई, और उसी के साथ साथ सीएपीएफ भी। और जैसा सर ने बताया कि आपको सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। कि हम सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डैफ में भरना आता है ना कि आपने सीडीएस दिया, सिविल सर्विस दिया, तो हम छुपा लेते हैं इसको। भाई नहीं छुपाना है, क्योंकि उससे ये दिखेगा कि आप सिर्फ सीएपीएफ के पीछे पागल है। ठीक है, वो नहीं दिखाना है, वो डेस्परेशन जो नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सीडीएस का एसएसबी दे रहा हूँ और वहां पे मेरे को अपने सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट या फिर सीएपीएफ के अटेम्प्ट, सीपीओ सीजीएल के अटेम्प्ट नहीं बताने चाहिए। मेरे हिसाब से ये, इसमें कोई बताने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि आप एक डाइवर्स इंसान हो, और ये आदमी भूखा नहीं मरेगा। अगर हमने इसको नहीं लिया तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया करेगा। और अगर आप ऐसे दिखाओगे ना कि आप डेस्परेट हो, तो उनको लगता है कि डेस्परेट पर्सन ना, आज भले आर्मी के लिए डेस्परेट हो, कल ये किसी और चीज के लिए डेस्परेट होगा, परसों फिर किसी और चीज के लिए डेस्परेट होगा, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो चीज बिल्कुल। आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, आपके इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो डेस्परेशन आ जाता है ना किसी का, हो सकता है किसी को पोस्ट को लेकर के डेस्परेशन आ जाए, किसी को ऑपरेशंस को लेकर के डेस्परेशन आ जाए, और उधर वो फिर इमोशनल डिसीजन लेगा। ठीक है, और इमोशनल डिसीजन फोर्सेज में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। मतलब वो आपको आपको और आपकी फोर्स को खराब कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही कहूंगा कि आप भी दूसरे एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरे एग्जाम्स को भी टारगेट रखें। सर ने जैसे बोला कि सीडीएस के साथ इनका सीपीओ भी क्वालिफाई हुआ, सीजीएल भी क्वालिफाई हुआ, सिमिलरली मेरा भी है। मैंने सीएपीएफ, मैंने सिविल सर्विस के साथ शुरू किया, उसके साथ मैंने सीएपीएफ भी क्वालिफाई किया। ठीक है, मैंने सीपीओ भी क्वालिफाई किया। सीपीओ का मैं फिजिकल देने नहीं गया, मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया। अपने आप को एक जगह बांध के नहीं रखा, मेन फोकस हमेशा मैंने सिविल सर्विसेज पे रखा, और सर ने अपना सीडीएस पे रखा। लेकिन दूसरे एग्जाम भी दिए, और देखो उनके साथ ये हुआ कि उनके उन्हीं के एग्जाम में रैंक बना गई। और मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जो दूसरा, जो मेरा प्लान बी था, जो कि मेरा बाद में प्लान ए बन गया, मेरी उसमें रैंक बना गई। मतलब सर की भी प्लान ए में रैंक बना गई एक तरीके से, मेरी भी प्लान ए में रैंक बना गई। तो बस आपको यही बोलूंगा कि आप अपने एग्जाम पे फोकस ज्यादा रखें, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों की भी तैयारी जो है वो करें। ठीक है। तो अर्पित, जैसे सीएपीएफ और सीडीएस की दोनों चीजों की मिल करके तैयारी करी है, तो दोनों रिटर्न एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है, तो क्या मतलब ये सारी प्रिपरेशन सीएपीएफ और सीडीएस की आपने खुद से करी थी, या आपने कोई कोचिंग भी ली थी सीएपीएफ या सीडीएस के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए? तो सर सीडीएस और सीएपीएफ के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने सारा जो भी करा था खुद से प्रिपेयर करा था। बिकॉज सर मैंने जब देखा था कि मतलब जो इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ा रहे थे, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो यूपीएससी से एकदम अलग है। तो यूपीएससी की डिमांड है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट फुलफिल नहीं कर सकता है। उसके लिए आप खुद ही घुसना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, और खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि यूपीएससी पूछ क्या रही है। बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफी टीचर ऐसे हैं जिन्होंने खुद कभी एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं किया है और वो भी पढ़ा रहे हैं। ऑल्दो नो ऑफेंस, बट स्टिल ऐसा लगता है कि मतलब जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। बट जो अगर कोई बंदा जेन्युइन है, उसको पता है कि कहाँ से सिलेबस आ रहा है, उससे पूछने में कोई बुराई नहीं है। बट जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जनरली उनपे वही टीचर्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम का भी देखा भी नहीं है। बस वो अपने एक सब्जेक्ट में वो पढ़ाए जा रहे हैं, और इनको ये नहीं पता कि कहाँ रोकना है, क्या पढ़ाना है। जो लिमिटेड सिलेबस है, जैसे साइंस है, उसमें 9th और 10th की ही साइंस आ रही है सीडीएस में, वो लोग 11th 12th की भी साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर अलग साइंस पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो इसके लिए बेसिकली यही है कि खुद से मैंने पढ़ाई करी थी और खुद से अपना बेस बनाया था पूरा, सीडीएस का भी सीएपीएफ का भी, दोनों का। ठीक है, और यही मैं सर के साथ ऐड करना चाहूंगा कि कोचिंग्स में कई बार क्या होता है, आपका टाइम ज्यादा चला जाता है ना। कोई एक काम है, जैसे 9th 10th की एनसीईआरटी सर ने बताई, सर को साइंस 9th 10th की एनसीईआरटी करने के लिए मेरे जैसे इंसान को 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम। ठीक है, और वो भी जब मैं बिल्कुल
बिल्कुल मरा गिरा होकर के बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तब। अदरवाइज ये 4-5 दिन में 7 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन कोचिंग्स पे अगर जाओगे वही साइंस को कंप्लीट करने में हो सकता है 1 महीना 2 महीना भी लगा दे। कई कई कोचिंग्स को मैंने देखा 6 महीना भी लगा देते हैं सिर्फ साइंस को कवर कराने में। तो क्योंकि उनको वो बैच खींचना है, ठीक है, उसका बैच 1 बैच 3 इस तरीके से चलाए जाएंगे, खींचे जाएंगे, है ना। तो एक तो इस चीजों से अवॉइड करना है अपने आप को। और दूसरा, जो सर ने कहा, बहुत बार मैंने भी देखा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जनरली वो पर्सन होते हैं जिन्होंने या तो कभी रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, वो अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। मैं भी एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला था, उधर के टीचर मुझसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे। तो मुझे भी लगा कि यार ये तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, गोलमाल कोई सिस्टम है। मान है। तो ऐसा। और बाकी कोचिंग्स का ऐसा नहीं, सब अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, बट कुछ कुछ जगह होता है ऐसा। बट इस चीज के लिए भी आपको रेडी रहना है। आपको बस ये पता हो कि वेयर टू स्टॉप, जैसे सर ने बताया ना कि स्टॉप कहाँ लगाना है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो कितना पढ़ना है ये तो पता है सबको, क्या छोड़ना है ये नहीं पता होता, लोग इसमें फंस जाते हैं। ठीक है। और वो फिर पढ़ते रहते हैं। कोई एक सब्जेक्ट है जो है 10 दिन का, उसमें आप 2 महीने लगा दोगे, आपका समय बर्बाद हो गया, कोई मेन चीजें जो है वो आपकी छूट जाएंगी। तो ये है बिल्कुल कोचिंग्स के बारे में बता दिया, कोचिंग उन्होंने ली कि नहीं ली। और मैं आपको जस्ट यही बोलूंगा कि कोचिंग से ज्यादा बेटर है आपको एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसको उस एग्जाम का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, और वो आपको गाइड कर सके, जिसको मेंटोर बोलते हैं, है ना। वो मेंटोर आपको एक रास्ता दिखा सके कि इस रास्ते पे चलना है, चलना आपका काम है। आपको लगता है कि भाई इस रास्ते को मॉडिफाई करके कुछ करना, अपने मेंटोर से डिस्कस करो, दोनों मिलकर के उस रास्ते को मॉडिफाई करो। इतना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही है कि कोचिंग बिल्कुल की बजाय आप एक मेंटोर को रेफर करोगे ना, वो ज्यादा बेटर है। वो आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। और वो मेंटोर वो नहीं होना चाहिए जिसने कभी एग्जाम दिया ही नहीं, और वो होना चाहिए या तो एग्जाम दिया हो, क्वालिफाई किया हो, या फिर वो एक एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, है ना। वो अब वो मेंटोर कौन है, जरूरी नहीं आप पेड कोचिंग के पास ही जाओ। आप अपना कोई सीनियर है, जैसे अर्पित का अगर कोई बड़ा भाई होता है जिसने जो है एसएसबी का कॉन्फ्रेंस आउट है, तो वो उसके लिए मेंटोर है। सिमिलरली आपका कोई ऐसा बड़ा बड़ा भाई हो, आपके पेरेंट्स हो, या आपका कोई टॉपर फ्रेंड हो जो कि आपको गाइड कर सके, बस वो चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब जगह ये चीज वैलिड है। तो अब सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर ने सीडीएस एग्जाम की तैयारी कैसे करी, मतलब रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपने कैसे करी। सर एक बार थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू, अगर आप जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सीएपीएफ के लिए हमारे चैनल को देखते हैं, उनको भी अगर पता चल जाए कि सीडीएस का क्या सीन है, और आपने सीएपीएफ और सीडीएस दोनों को क्वालिफाई किया है, तो कैसे एक बच्चा दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकता है साथ साथ। आप एक तो इस चीज के ऊपर बता सकते हैं, और दूसरा आपने जो है जो सीडीएस एग्जाम की तैयारी जो है वो कैसे करी रिटर्न एग्जाम की। बाद में फिर एसएसबी के बारे में बात करेंगे। जी सर। ठीक है सर। तो जो सीडीएस का एग्जाम है बेसिकली उसमें दो चीजें होती हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो जो परमानेंट कमीशन है उसमें 3 पेपर देने होते हैं एक दिन में रिटर्न में, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसके अंदर मैथ्स का पेपर नहीं होता है। तो बेसिकली उसमें 2 ही पेपर होते हैं, इंग्लिश और जीएस। तो जो सीएपीएफ है और जो सीडीएस है उसमें अगर हम जीके का पोर्शन देखने जाएंगे, तो जो सीएपीएफ का जीके का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीडीएस। तो अगर कोई बच्चा दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मैं कहूंगा कि सीएपीएफ का जीएस कवर करे, उससे होगा क्या, सीडीएस का जीएस उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और जो सीडीएस ठीक। में अलग चीजें हैं जैसे इंग्लिश, इंग्लिश अगर वही बेसिक चीजें करनी होती है, इंग्लिश में कोई भी एक बेसिक बुक लो और अपना रीडिंग इंप्रूव कर लो। सीडीएस की इंग्लिश ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। उससे होगा क्या, सीएपीएफ के जो ग्रामर होती है पेपर 2 में उसमें भी हेल्प हो जाएगी काफी। और रिटर्न जो लिखते हैं हम पेपर 2, जो पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है, उससे भी काफी हेल्प होगी, क्योंकि जितना जो हम पढ़ेंगे वही वैसे ही लिख पाएंगे। तो जितना इंग्लिश को इम्प्रूव करना है वो सीडीएस के लिए करोगे तो सीएपीएफ का ऑटोमेटिक इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। अब जो चीज डिफरेंट है सीडीएस और सीएपीएफ में वो है मैथ्स का पोर्शन, और पेपर 2 का जो फॉर्मेट है पूरा वो पूरा डिफरेंट है सीडीएस और सीपीएफ में। तो मैथ्स ऐसा है, जो परमानेंट कमीशन चाहता है उसको मैथ्स अपनी इंप्रूव करनी ही पड़ेगी। और ऐसा नहीं है हमें मैथ्स में 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 80 लाने हैं। मैथ्स में बच्चे 40-40, 50-50 नंबर लाकर भी अच्छी खासी रैंक ले आते हैं। तो अब ऑल दो मैथ्स का पेपर टफ हो रहा है, बट स्टिल 40 मार्क्स लेकर आना मैथ्स में ज्यादा टफ नहीं है अभी भी सीडीएस में। और सीएपीएफ का जो पेपर 2 है उसके लिए तो पूरी प्रॉपर अलग स्ट्रैटेजी होती है। पेपर 2 के लिए वही अपना रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं उससे अपडेटेड रहना चाहिए, उसकी जितनी वीडियोस देख सको, जितने आर्टिकल्स पढ़ सको, और थोड़ा पेपर से 6-7 महीने पहले लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो ये सीएपीएफ और सीडीएस में बेसिकली फर्क है। बाकी जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैंने 2021 में स्टार्ट करा था, तो मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करा था कि क्या सिलेबस है यूपीएससी की साइट पे जाके। मैं देखता हूँ सर बच्चे क्या होते हैं कि वो सिलेबस पूछ रहे होते हैं, बट सबसे ज्यादा जो रिलायबल सोर्स है वो खुद यूपीएससी ने दिया हुआ है। यूपीएससी की साइट पे जाके देखो तो उन्होंने पूरा नोटिफिकेशन में एक एक चीज को समझाया हुआ है कि क्या आ सकता है। और ये सीएपीएफ में भी एप्लीकेबल है और सीडीएस में भी एप्लीकेबल है। बाकी फिर मैंने देखा कि इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू चेक करे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अभी बिना पढ़े।
तो इंग्लिश की जो PYQs थे उसमें मेरे 60-65 नंबर आ रहे थे उस समय भी, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इंग्लिश में तब भी, क्योंकि इंग्लिश काफी इजी आती है CDS में। अगर कोई बच्चे का बेस इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो वो इजीली 70-80 मार्क्स तक स्कोर कर सकता है, और जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करके काफी अच्छे नंबर ला सकता है इंग्लिश में। और मैं कहूंगा कि इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जो नंबर खींच सकता है जिसमें बच्चा, बिकॉज GS बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और मैथ्स दिन ब दिन टफ होती जा रही है, बट इंग्लिश में इजीली 75-80 मार्क्स खींचना ज्यादा टफ नहीं है। और जो OT की कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहता है उसको सिर्फ 30 मार्क्स या 40 मार्क्स आने पड़ेंगे GS में, अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो। बाकी फिर मैंने GS का पोर्शन देखा, मैंने रियलाइज किया कि ये NDA से मेरे को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ND की पढ़ाई करी हुई थी, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा मेरे को। तो वही मैंने सबसे पहले PYQs चेक करे कि PYQs आ कहाँ से रहे हैं एग्जैक्टली। तो फिर मेरे को पता चला कि ये सब तो NCERT, मेन जो NCERT का फोकस, UPSC फोकस है वो NCERT पे है। तो फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो चेक करी और MCQs लगाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं बेसिकली। तो फिर मैंने सारी अपनी बुक्स इकट्ठा करी कि ये बुक्स है, और टारगेट बना लिया कि इतने महीने में कोई कोर्स खत्म करना है। हमें पास 8 महीने थे उस समय, क्योंकि नवंबर में पेपर हुआ करता था पहले CTS का। तो तब मैंने करा, तो इजीली मतलब हो गया था वो सिलेबस कवर। बस वो है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे अगर कोई एग्जाम निकालना है तो GS के लिए तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी थी कि सारी पर्टिकुलर बुक्स में कवर कर लो, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी है और पॉलिटी है और साइंस है, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स होते थे जो इजीली कवर हो सकते हैं, और जिसमें से क्वेश्चन यू कैन प्रिडिक्ट कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। बाकी हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का इतना ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है, तो वो भी करना चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए। बट प्रायोरिटी की बात होती है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, और कितना करना है और कितना छोड़ना है, ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से छोड़ना है, क्योंकि पूरी पूरी बुक आप कितनी बार रिवाइज कर लोगे, ज्यादा रिवाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकती है बुक। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो, मैंने यही कहा था, मैं सोर्सेज लिमिटेड रखे थे, और रिवीजन मैंने कम से कम 15 से 20 बार रिवीजन करा था। तो उससे हो गया था कि पेपर में क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता, अच्छा ये तो यहाँ से आया है, पेज नंबर तक याद हो गए थे कि अच्छा ये तो इस पेज नंबर से NCERT है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। बाकी मैथ्स के लिए मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, मैथ्स में बस कॉमर्स विद मैथ्स थी, तो सीरियस को उस समय पेपर मैथ्स का मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ करता था, बेसिक जो CGL का लेवल होता है वैसे ही हुआ करता था। तो उसमें मैथ्स का बेसिकली ऐसा था कि मेरे इजीली 65-70 मार्क्स आ रहे थे उस समय मैथ्स में। बट अगर कोई बच्चा अब CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मतलब पूरी RS अग्रवाल एक बार ध्यान से बिल्कुल करनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू क्वेश्चन, क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे मैथ्स में, इस समय UPSC का जो मैथ्स का पेपर है वही बंदा क्लियर कर सकता है। तो ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी CDS के लिए तो। जी सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर ने CAPF और CDS दोनों एग्जाम की तैयारी जो है वो करी, और CAPF का सर ने बताया कि CAPF की जो GS का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा है, मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ, क्योंकि CDS के क्वेश्चन मैंने देखे हैं थोड़े इजी साइड पे होते हैं। UPSC जो CAPF के क्वेश्चन है उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप CAPF के GS के लिए तैयार करोगे, CDS की GS आपकी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। दूसरा सर ने मैथ का बताया, आप CDS के लिए मैथ की तैयारी करोगे, CAPF के लिए जो मैथ है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। इंग्लिश अगर आप CDS के लिए तैयार करोगे, वो CAPF के लिए भी आपकी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा बस, जो मैंने एक वीडियो बनाई है ग्रामर फॉर CAPF एग्जाम, उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि CDS में जो इंग्लिश आएगी वो MCQ बेस्ड आएगी, नहीं भी आता होगा तो फिट बैठ रहा है, होता ना एक लाइन बोलते हैं हम कि ये फिट बैठ रहा है बिल्कुल इसके अंदर, तो उससे आपका आंसर जो है वो निकल जाता है। लेकिन CAPF में नहीं चलेगा, वो CAPF में क्या सब्जेक्टिव ग्रामर है, उधर आंसर लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन टैग्स हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, इनके रूल्स आपको पता हो और कैसे उसका आंसर बनेगा वो आपको पता हो। ठीक है, वो ग्रामर की वीडियो आप देख सकते हो। बाकी सर ने पेपर 2 का बताया, फॉर्मेट वगैरह कैसे क्या है, उसके ऊपर हम पहले ही प्रीसी कैसे लिखना है, एसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सब मैं कवर कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर ही, वो आप देख सकते हो। और सर ने जो बोला कि पेपर 2 के अंदर सेपरेटली अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं विद CDS, तो आंसर राइटिंग को इग्नोर मत करना पेपर 2 के लिए, क्योंकि क्या है कि MCQ के चक्कर में आप इतने वो हो जाते हो कि CAPF का पेपर 2 जो है ना, उसको भी MCQ की तरीके से ट्रीट करते हो, जहां 2 पेज लिखने हैं उधर 1 पेज में खत्म करके आ जाते हो, तो इससे कम मार्क्स मिलते हैं। तो इसके लिए आप रेगुलर आंसर राइटिंग करो। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी जो टीम CAPF AC पाठशाला है उसके द्वारा एक पेपर 2 आंसर राइटिंग प्रोग्राम परिश्रम जो है वो स्टार्ट किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा सर ने मैथ्स के बारे में बताया, मैथ्स की RS अग्रवाल, मैं भी बोलता हूँ कि CAPF की अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो RS अग्रवाल। और सर जैसे बोल ही रहे हैं कि मैथ्स अभी ना वैसा नहीं रहा है कि आपको फॉर्मूला आता है, लगाया और सोल्व हो गया। अभी मैथ्स वैसा आ रहा है जो कंसेप्चुअल बेस्ड है ना, जो जिसमें लॉजिक लगेंगे, जिसमें लॉजिक लगेगा आपका, आपकी अप्रोच लगेगी, आपका IQ चेक होगा रेदर देन कि आपकी नॉलेज कितनी है ना।
क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि एक चीज दे दिया, आपको फॉर्मूला पता, उसमें पुट कर आंसर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी आपको कोई ऐसा कंसेप्ट दिया, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो कंसेप्ट बेस्ड होगा, उसको पहले कंसेप्ट को समझना है। और जब तक जो बच्चा कंसेप्ट को बढ़िया समझेगा, वो सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो चाहे सी सेट हो, तीनों के मैथ्स को सोल्व कर देगा। अभी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ 2023 का सीएपीएफ एग्जाम देख के, ये जो सीएपीएफ में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सी सेट लेवल को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। आप सी सेट का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे ना सर, फॉर्मूले से नहीं सोल्व होगा, कोई नहीं फॉर्मूला होगा। है ही नहीं उनके लिए, वो आपको लॉजिक से सोल्व होंगे। क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइक एक कुआ है, उसके अंदर एक फ्रॉग है, वो 2 जंप ऊपर मार रहा है तो एक एक नीचे गिर रहा है, 2 जंप ऊपर मार रहा है फिर एक नीचे गिर रहा है, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे? इसमें लॉजिक लगाओ कि भाई कितने स्टेप तक जाएगा फिर आगे पार निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से कि भाई वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है, इतनी स्पीड है, फॉर्मूले नहीं लगते इनमें, इनमें कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अब सर से एक बार बेसिक बुक लिस्ट और जान लेते हैं जो इन्होंने सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम के लिए रेफर करी थी। ऑल्दो मेरे चैनल पे सब कुछ ही है और वही सेम ही बुक लिस्ट है, बट सर ने अगर कुछ डिफरेंट कराओ तो वो एक बार जान लेते हैं। जैसे इंग्लिश के बारे में, सीएपीएफ में इंग्लिश अलग है, सीडीएस की इंग्लिश अलग है, तो इंग्लिश और मैथ के लिए सर मेनली अगर आप बताना चाहें तो। बाकी बाकी सब्जेक्ट के लिए तो मेरे ख्याल से वही एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक जो स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत वही है। हाँ जी सर, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो वही तो स्टैंडर्ड बुक्स है, वही है लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी। बाकी इंग्लिश के लिए तो मैंने बेसिकली एससी बख्शी बुक ली थी। अगर कोई अभी पढ़ना चाहते हैं तो या तो एससी बख्शी ले सकता है या फिर नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है, वो भी अच्छी बुक है। तो इन दोनों बुक से बेस क्लियर हो सकता है बहुत इजीली। और इन बुक्स में क्या है कि और एग्जाम्स के भी पेपर हैं, जैसे बैंकिंग के पेपर्स हैं या फिर सीजीएल के पेपर्स हैं, इनके पेपर्स हैं। तो क्योंकि इंग्लिश तो सर सेम ही होती है हर जगह पे, तो वो बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनका जो इंग्लिश का लेवल है वो कहीं ना कहीं सीडीएस से मैच करता है बहुत हद तक। तो ये दोनों बुक में से कोई भी एक बुक हम्म। बंदा रेफर कर सकता है, वो काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी मैथ्स के लिए तो आर एस अग्रवाल और पी वाई क्यूज, बस इन्हीं पे रिलायंट होना चाहिए और अपना कंसेप्ट बिल्ड करना चाहिए बस। तो यही लिमिटेड सोर्स रखने चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली आर एस अग्रवाल, और मैं भी सीएपीएफ के लिए यही बोलता हूँ कि आप आर एस अग्रवाल पे ही फोकस रखो, उससे कंसेप्ट समझो, फिर आगे आप अपनी तैयारी करो। तो ये सर का रिटर्न का था। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या सीडीएस के एग्जाम में जो आपने 3 एग्जाम बताई कि इनको तीनों को अलग अलग से भी क्वालिफाई करना है, या फिर तीनों में टोटल जो है वो ले आए आपका काम हो गया? नहीं सर, तो इनका अलग से भी क्वालिफाई करना होता है। 20-20 मार्क्स की मिनिमम कट ऑफ होती है। अगर 20 से कम है किसी के मैथ्स में और उसके 200 नंबर भी इंग्लिश और जीएस में, तब भी वो आईएमए के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो 20-20 मार्क्स की ठीक ठीक। इंडिविजुअल कट ऑफ होती है हर पेपर की, और एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो ऐसा होता है। ठीक है सर। और अगर कट ऑफ के बारे में अगर आप कोई आइडिया देना चाहें कि भाई इतनी कट ऑफ जो आजकल चल रही है आईएमए, एयरफोर्स, आईएनए और ओटीए, इन चारों की रिटर्न की, आप वो भी एक बार बता सकते हैं? तो बेसिकली अगर मॉडरेट लेवल का पेपर है तो उसके हिसाब से ओटी की कट ऑफ 100 के अराउंड जाती है, 99 टू 105 के बीच में। और आईएमए की कट ऑफ 130 आउट टू ऑफ 200? 135 के बीच में, आउट ऑफ 200। और जो आईएमए बाकी अकेडमी से वो आउट ऑफ 300 होता है, तो जो आईएमए है उसकी कट ऑफ 130 टू 135 के बीच में जाती है। एएफए की 140 से 145 के बीच में। और जो आईएनए जो नेवल अकेडमी है उसकी 125 से 130 के बीच में कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ से बेसिकली 20-20 मार्क्स ज़्यादा टारगेट करने चाहिए। ठीक है सर। और यहाँ पे सर मतलब कोई ऐसी लिमिटेशन भी है कि कौन बच्चा जो है आईएमए का एग्जाम दे सकता है, कौन ओटीए का दे सकता है, और कौन जो है वो आपका इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवल जो है उनका एग्जाम जो है दे सकता है? कुछ लिमिटेशन और सब्जेक्ट्स की लिमिटेशन कि आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, और एक एज का भी बताना कि किस एग्जाम के लिए एज लिमिट कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीएपीएफ का तो मैं बता चुका हूँ कि भाई एज लिमिट आपकी इतनी है, फिर भी मेरे पास डेली के मैसेज आते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो आप अगर सीडीएस की चारों एग्जाम की अगर कोई एज लिमिट हो और कोई स्पेशल उनके अंदर डिफरेंट आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, वो आप बता सकते हैं? हाँ, जो परमानेंट कमीशन हैं उसमें बेसिकली जो एज का क्राइटेरिया है वो 24 होता है। और जो शॉर्ट सर्विस है जो ओटी है उसमें एज का क्राइटेरिया 25 है। और ये जो एज है ये ज्वाइनिंग एज होती है। बेसिकली जिस दिन ज्वाइनिंग होती है उस दिन पे आपकी एज 24 से कम होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए। तो अराउंड हाफ ईयर कम मान के चलो, क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं वो हाफ ईयर पहले भरा जाता है, तो हाफ हाफ ईयर कम कर सकते हैं। और जो आर्मी है उसके लिए कोई भी बंदा कोई भी ग्रेजुएशन से कहीं से भी दे सकता है पेपर, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का, कोई भी स्ट्रीम का चलता है। बट जो एयरफोर्स है और जो नेवी है उसके अंदर फिजिक्स होना कंपलसरी है 12th क्लास में। सो साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है इन दोनों अकेडमीज के लिए। अच्छा अच्छा। तो सर ने जैसा बताया एज का, सीएपीएफ का भी मैं इसमें बता दूं, सीएपीएफ के अंदर आपकी एज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 25, ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए 30। कोई एक्स सर्विसमैन होगा उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ये एज कैलकुलेट कैसे होगी?
ये आपकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह से नहीं होती, ना ही एग्जाम डेट से होती। ये यूपीएससी ने 1 अगस्त को फिक्स किया हुआ है। जैसे आप 2024 का एग्जाम दे रहे हो तो 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आप, मतलब 1 अगस्त 2024 से पहले आप जो है 25 से कम होने चाहिए। अगर 1 अगस्त 2024 को आप जो है 25 से एक दिन भी ज्यादा हो गए तो भी आप बाहर हो, ठीक है? और एक दिन कम भी हो गए ना तो बच जाओगे। तो ये सीन है इसका। और सर इसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह जैसे इसमें होता है कि 5 ईयर 3 ईयर्स, ऐसा कुछ इसमें भी होता है? नहीं, आर्मी के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कैटेगरी पे भी और सर्विस के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता आर्मी में। मार्क्स का भी कोई, मार्क कट ऑफ भी सबकी सेम आएगी, जनरल ओबीसी एससी एसटी सबकी सेम आएगी? कट ऑफ सबकी सेम होती है, कट ऑफ सबकी सेम होती है। ओके ओके, मतलब कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है, कोई सर्विस में रिलैक्सेशन नहीं है, किसी भी कुछ तरह का भी कोई नहीं, रिलैक्सेशन नहीं? कोई ठीक है। रिलैक्सेशन और नहीं सर होता। एक चीज और, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर एनसीसी हमारे पास है, क्या उसका कोई बेनिफिट है सीएपीएफ में? तो देखो सीएपीएफ में तो मैं बता दूं एनसीसी का कोई खास बेनिफिट नहीं है। आपके पास अगर एनसीसी कर रखी है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपने एनसीसी करी और आप वहां बताओ, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे और ये पॉजिटिव है बस। कि देखो क्या है ना, एक तो ये है कि आपके पास कोई बताने का कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास पूछने के लिए, तो वो आपसे रैंडम सवाल पूछेंगे। बट एनसीसी आपके पास टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, इस पे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से हैंडल किया, शायद आप वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ले जाओ इंटरव्यू में। लेकिन एज सच कहीं लिखा नहीं है कि 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर 2 सीट आपके लिए रिजर्व है। तो सर सीडीएस में क्या है, एनसीसी के लिए कुछ है? बेसिकली जैसा आपने बताया, इंटरव्यू में हेल्प करता ही है, ऑब्वियसली सीडीएस में भी हेल्प करता है इंटरव्यू में, क्योंकि एनसीसी होना बेसिकली वो आर्मी का एक थोड़ा बैकग्राउंड हो जाता है बंदे का, एक डिसिप्लिन हम्म। आ ही जाता है। और इसमें एक अलग चीज ये है कि सीडीएस में है, उसमें थोड़ी सीट्स रिजर्व होती है, जैसे आर्मी में 13 सीट रिजर्व है, शायद एयरफोर्स में 5 सीट रिजर्व है एनसीसी कैडेट्स के लिए, ऐसी नेवल नेवी में भी होती है। तो कुछ सीट्स एनसीसी के लिए स्पेशली रिजर्व होती हैं, जो उनको मेरिट में काम आती हैं। अगर किसी की मेरिट में कोई बंदा पीछे है, अगर उसके बाद एनसीसी है, तो जैसे आर्मी में 13 सीट रिजर्व है, तो उसको पहले कंसिडर कर लिया जाता है। तो इस बेसिस में ठीक एनसीसी ठीक ठीक। काम आता है, लेकिन उसके लिए सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। और एग्जाम तो मतलब उनको भी देना पड़ेगा, कट ऑफ उनके लिए भी सेम ही आएगी? पूरा प्रोसीजर सेम होता है, बस वो एंड में मेरिट में काम आता है। ठीक है सर। तो ये आरपी सर ने पूरा रिटन एग्जाम, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सबके बारे में बताया। अब सर बात करते हैं कि एसएसबी के बारे में। एसएसबी के बारे में एक बेसिक सा आप कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी बड़ी हो जाएगी और काफी सारे स्टूडेंट जो है उनके द्वारा एसएसबी के बारे में पूछा जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि सर के साथ एक सेपरेट वीडियो करें जिसके अंदर हम एसएसबी के बारे में अच्छे से बताएं। ठीक है, वो सिर्फ एसएसबी के रिगार्डिंग होगी। तो वो हम 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे एसएसबी के बारे में। तो सर एक बेसिक ओवरव्यू एसएसबी के बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो लोग रिटन क्वालिफाई करते हैं उनको उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एसएसबी कॉल आते हैं। अब जैसे मेरा था, उसमें आईएमए था, तो आईएमए की आर्मी की तरफ से कॉल आता है। उसमें अगर किसी बच्चे ने सबसे पहली बार रजिस्टर कर रहा है, कोई पहली बार एसएसबी देने जा रहा है, तो उसको खुद को रजिस्टर करना होता है आर्मी की वेबसाइट पे। उसके बाद उसको कॉल लेटर इश्यू होता है, फिर कॉल लेटर लेके जहाँ रिपोर्ट करना होता है उधर जाना होता है, जहाँ पे भी एसएसबी कॉल आता है। बेसिकली एसएसबी 5 दिन का प्रोसीजर होता है। उसमें फर्स्ट डे अलग होता है, बाकी 4 डेज अलग होते हैं। फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मतलब स्क्रीन आउट कर देते हैं। जनरली उनका क्राइटेरिया ये होता है कि जो बच्चे उनको फर्स्ट डे पे परफॉर्म करें, उन्हीं को उनको बाकी 4 डेज पे जज करना होता है, मतलब बेसिकली उन्हीं का टेस्ट करना होता है। बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज लिमिटेड है, उनको सारा वो मतलब पूरा गवर्नमेंट के उस पर आपको रखते हैं एसएसबी में, तो उनको बिल्कुल। लिमिटेड बच्चे ही चाहिए होते हैं। हाँ, तो फिर बेसिकली फिर 4 डेज से उन बच्चों का टेस्टिंग प्रोसीजर होता है पूरा। फिर फिफ्थ डे पे जो रिकमेंड होते हैं उनको अनाउंस किया जाता है, उनका मेडिकल हो जाता है, बाकी लोगों को कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया जाता है। ये एसएसबी का ठीक है ओवरव्यू है। सर। और एसएसबी के बारे में जहां तक मैं बताऊं तो एक चीज मुझे पता है वो ये है कि एसएस जैसे सीएपीएफ के इंटरव्यू में आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, वैसे ही एसएसबी में भी शायद वन टाइम ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलता है आने का और जाने का। और दूसरा सीएपीएफ का इंटरव्यू जो होता है वो सिर्फ एक दिन का होता है, आधा घंटा 40 मिनट का, लेकिन एसएसबी 5 दिन का है। तो ये 5 दिन जो है, अगर आप 5 दिन क्वालिफाई करते हो, पहला दिन क्वालिफाई करते हो तो आप वहां रहोगे एसएसबी के सेंटर के अंदर ही। और खाना पीना वो सब आपके लिए फ्री है, वो आपको अलग से कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता है ना उसके लिए। अच्छा। तो ये बेसिक डिटेल थी एसएसबी के बारे में। अब सर एसएसबी जो बंदा क्वालिफाई कर देता है, फिर आपका कहना है कि उसके बाद उसका मेडिकल होता है। तो मेडिकल होता है। सीएपीएफ का मेडिकल तो सर जैसे एक दिन का होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें चेक नहीं होती, मतलब सीएपीएफ का क्राइटेरिया डिफरेंट है, थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजें रहती हैं। ठीक है, एक्सरे होता है, आपका ब्लड यूरिन टेस्ट होता है। लेकिन मैंने सुना है कि एसएसबी का मेडिकल थोड़ा ज्यादा टफ होता है, इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह और भी एमआरआई वगैरह भी कई बार करा लिए जाते हैं। तो थोड़ा मेडिकल के बारे में बताइए कि मेडिकल का क्या सीन है, और आपका मेडिकल जो है वो किस तरीके का था, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आपने मेडिकल के दौरान जो है वो फेस करी थी?
बेसिकली जो आर्मी का मेडिकल है वो 5 to 6 days का चलता है। जब कोई रिकमेंड होता है तो उसका उसी में ही एमएच होता है, वहीं पर ही मिलिट्री हॉस्पिटल, वहीं पर उनका मेडिकल करवाया जाता है। बट उसमें होता ये है कि उसमें जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग, आर्मी के लोग हैं, उनके फैमिलीज भी आती हैं, तो उनका भी साथ साथ पैरेलल चल रहा होता है और उनकी प्रायोरिटीज पे ऑब्वियसली वो लोग होते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं। जैसे इस बार मेरे को इलाहाबाद में अराउंड 10 to 12 days लग गए थे सिर्फ मेडिकल मेडिकल में। तो मेडिकल एक बहुत पेशेंस का गेम है, मतलब काम आपका सर ये जो 5 मिनट का मेडिकल के होगा। लिए आप 10-12 दिन रह रहे हो, 10-12 दिन, इसका भी खर्चा आर्मी का ही रहता है, ये आपका अपने आप से करना पड़ेगा? नहीं, आर्मी में एसएसबी में ही स्टे करवाते हैं वो लोग। अच्छा, उसी के अंदर ही, जैसे आप रिकमेंड होगे तो वहीं रहोगे जब तक मेडिकल हाँ नहीं हो जी, हाँ जी, जाता? वहीं पर ही होता है। ठीक है, ठीक है। इस चीज़ का आर्मी बहुत ध्यान रखती है, मतलब फुल पूरी फैसिलिटीज होती हैं, बस लेने आती है प्रॉपर, बस छोड़ के जाती है, प्रॉपर खाना देते हैं, सब प्रॉपर होता है वहाँ पे। बस ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि 5 मिनट का काम होता है मेडिकल में एक दिन में, बट पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है वहाँ पर। तो ये थोड़ा बस पेशेंस की बात है मेडिकल में। और थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है बिकॉज आर्मी की थोड़ा रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी हैं कि मेडिकल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, बहुत चीज़ें देखी जाती है, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पूरा बॉडी का एक्सरे होता है, पूरा एक एक चीज़ जो डॉक्टर देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, आपको पूरा अच्छे से कपड़े उतार के सब कुछ चेक करा जाता है, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो अगर कोई मेडिकल इसका क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मेरा पर्सनली मेरे को टीआर मिले थे, काफ़ी सारे टीआर मिले थे, 7 टीआर मिले थे, बट वो सारे मैंने क्लियर करके 7 टेम्परेरी री मेडिकल में। रिजेक्शन। हाँ जी, 7 टेम्परेरी रिजेक्शन मिले थे। ऑल दो छोटे थे बट स्टिल एक माइंड में रहता है कि 7 टीआर है, जब इतना बिल्कुल सब सर, हुआ हो। बिल्कुल डर जाता है इंसान। हाँ, जितना मुश्किल से रिकमेंडेशन मिलता है उसके बाद फिर इतने टीआर देखने के बाद, तो वही फिर मैंने सब कुछ क्लियर करके री मेडिकल के लिए अप्लाई किया था। उसमें री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 42 days का टाइम होता है बेसिकली। उससे पहले पहले आपको नियरेस्ट में जाना पड़ता है, वो पहले से ही बताना पड़ता है आपको कहाँ जाना है। जैसे मेरा सबसे नियरेस्ट दिल्ली है, तो दिल्ली में एक बेस हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया था। तो हम्म, 42 डेज से पहले रिपोर्ट करा था, वहाँ पर फिर मेडिकल चलता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा स्लो काम होता है, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आर्मी में आप ऐसी चीज़ों में फोर्सेस में जा रहे हो तो वहाँ पे पेशेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है, और वो मेरे हिसाब से मेडिकल से शुरू हो जाता है, टेस्ट करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने मेडिकल के बारे में बताया, यहाँ मैं थोड़ा सा सीएपीएफ का मेडिकल भी बता दूं। सर ने जैसा पेशेंस के बारे में बात करी, वही पेशेंस आपको सीएपीएफ के मेडिकल में भी चाहिएगा, क्योंकि उधर जो है डॉक्टर जो है वो फोर्सेज के हॉस्पिटल होते हैं। लाइक आपका आईटीबीपी नोएडा में मेडिकल हो रहा है, तो आईटीबीपी नोएडा का ही हॉस्पिटल होगा, उसी में आपको ले जाया जाएगा बस के थ्रू, और वहां आपका जब मेडिकल होगा तो आपको फील होगा कि ये जो पूरा मेडिकल का प्रोसीजर है ना, ये मुश्किल से आधे घंटे का है। ठीक है, लेकिन इसमें आपके फिर भी 2 दिन लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास और भी पेशेंट्स हैं, उनको वो भी देखने होते हैं। ठीक है, और भी जो उनकी फैमिलीज है, फोर्सेज के जो पर्सोनल है, उनकी फैमिली आती है, उनका भी ध्यान रखना होता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पेशेंस यहाँ पे चाहिए होता है आपको। और जो है मेडिकल का सीन, सीएपीएफ का मेडिकल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, जैसे चेस्ट सर ने बताया, फुल बॉडी एक्सरे, इधर सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होता है और कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल आपकी आई टेस्ट वगैरह जो है वो की जाती है। और जैसे सर ने री मेडिकल का बताया कि अगर आपको सीडीएस के अंदर री मेडिकल मिला तो 42 डेज का टाइम होता है। सीएपीएफ में पहले होता था कि अगर आपको री मेडिकल मिला तो आपको जो है 40-45 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन अब से ये चीज चेंज हो गई है 2022 से। 2022 से क्या चेंज हुआ है कि अगर आपको री मेडिकल मिला तो वो री मेडिकल अगले दिन ही होगा, और अगले दिन अगर आप फिर से प्रॉब्लम में हो तो आप बाहर, अगर बच गए तो बच जाओगे। क्योंकि क्यों है ऐसा? क्योंकि सीडीएस के अंदर उसको री मेडिकल बोलते हैं। ठीक है, सीएपीएफ में एक्चुअल में जो री मेडिकल है ना, वो रिव्यू मेडिकल है। मतलब आप जो बोर्ड जिसने पहले डिसीजन दिया है उसके डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दोबारा से रिव्यू करा सकते हो। जैसे होता है ना डिसीजन रिव्यू सिस्टम अपना क्रिकेट के अंदर, की एम्पायर ने आउट दे दिया तो आप डीआरएस ले लेते हो ऐसे करके, और आपका जो है वो रिव्यू किया जाता है दोबारा से। अगर रिव्यू में भी खराब है तो बाहर, अगर रिव्यू में ठीक है तो बच जाओगे। ठीक है, तो ये चीज मेडिकल की रहती है। और सर ने जैसा बताया टेम्पररी रिजेक्शन सर को 7 मिले थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्वालिफाई किया, तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। और सर कह रहे हैं जैसे छोटा था टेम्पररी रिजेक्शन, बट छोटा बड़ा से सर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टेंशन जो है ना वो ज्यादा बड़ी चीज है, कि आप टेंशन में आ बिल्कुल जाते हो कि यार इतने ज्यादा नंबर आने के बाद फंस गए। ठीक है, अभी टेंशन ही है, टेंशन हो जाती है ना आपको उन चीजों को लेकर के। और फिर बिल्कुल आपके साथ आपकी फैमिली भी परेशान रहती है कि यार ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। बिल्कुल। वो दिमाग में 40 दिन आपके दिमाग में टेंशन रही होगी। मेरा एक स्टूडेंट भी था लास्ट ईयर, और हमारे मेंटोरशिप बैच में, उनका भी 2 चीजों के ऊपर उनको रीमेडिकल मिला था, जिनकी उन्होंने सर्जरी करानी पड़ी थी, और वो रीमेडिकल करा करके उन्होंने क्वालिफाई किया, और आज वो आईएमए के अंदर है। तो ये सर का मेडिकल का एक्सपीरियंस था। और अब बात करते हैं सर का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो किस तरीके का था सीडीएस एग्जाम को लेकर के। और अब आप सेलेक्टेड हो गए हो तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, और इन आगे आपके मतलब क्या प्लान है, आगे आप क्या सोच रहे हो, क्या करना है, कब आपको ज्वाइनिंग पे जाना है, तो वो सब चीजें। बेसिकली सीडीएस का कभी सपना देखा था, बट अब थोड़े टाइम पहले वो रियलिटी में बदल गया है।
फैमिली सब बहुत खुश हैं। कल ही जब मैं खाना खाने बैठा था तभी एकदम से मेरे लिस्ट आई थी, तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया था, तो बहुत खुश हुई थी वो भी। बाकी इमोशनल मोमेंट हो जाता है फैमिली के लिए, क्योंकि जब मम्मी तो पता है बहुत कि खुश होती है, मेरी भी मम्मी बहुत बहुत खुश खुश हुई होती है। थी, मेरी मम्मी तो रोने लगी थी, कैमरा के सामने रोने लगी थी सेम, भाई। कोई ये बहुत खुशी होती है पेरेंट्स को, उनको पता है मतलब जब बच्चा इतना टाइम से मेहनत कर रहा है तो दिखता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स बिल्कुल ज्यादा किसी को नहीं पता होता है कि क्या कर रहा है बच्चा। तो फिर बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खुश हुई थी वो। बाकी फिर वही है, उनको अब ट्रेनिंग की चिंता है तो लगा ही रहता है पेरेंट्स का, तो हाँ, हमेशा मेरे चिंता मेरे भी पेरेंट्स को चिंता रहती है कि कब आएगी कब नहीं आएगी, तू करेगा कैसे करेगा, बेचारा दुखी रहेगा, वहां अलग रहेगा, अकेला रहेगा 1 1.5 साल तक, रहती है, उनको भी चिंता रहती है। बस तो पेरेंट्स से बेसिकली रहती है। पेरेंट्स का माइंड तो सेट तैयार कर रहा हूँ और खुद को फिजिकली, पर फिजिकल में मेन फोकस कर रहा हूँ मैं फिलहाल, थोड़ा फिजिकल बिल्कुल बिल्ड बिल्कुल करने के लिए, और स्टैमिना, फिटनेस वगैरह इन सब पे काम कर रहा हूँ ट्रेनिंग से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मतलब ये जो है, ये फाइनल मेन यही था बस गोल, और ये आपका अचीव हो गया। अब आप मतलब आप अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके अच्छा करना चाहते हैं, अब और कोई एग्जाम वगैरह या आपकी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, जैसे आईएएस वगैरह कोई सोचता है तो? मेरा टॉप ईयर गोल यही था स्टार्टिंग से, और मिल गया मेरे को। बस अब ऑर्गेनाइजेशन में जाके मिल अच्छा गया। करना है, पहले इससे ट्रेनिंग। बढ़िया तो क्या ही होगा कि आईएम में भी मिल गई, उसमें रैंक 1 भी आ गई, सब कुछ हो गया, है ना? बिल्कुल सर। तो एक चीज और सर लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आपने इस फेज में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा? लाइक स्टूडेंट्स मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर आपने मोटिवेट कैसे रखा? तो मैं अपना तो बता ही सकता हूँ, बट आपका क्या था कि आपने कैसे मोटिवेट रखा, जो आपके सामने चैलेंजेस आए उनको आपने कैसे टैकल किया, फैमिली का इसके अंदर क्या रोल था? और इसके साथ साथ जो है कुछ मोटिवेटिंग वर्ड जो लास्ट में आप स्टूडेंट्स के लिए देना चाहें, उसके बाद फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो मोटिवेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये किसी के बताने से या किसी के कुछ वीडियोस देखने से नहीं आएगी। ये सबसे ज़रूरी है, अपने अंदर से आती है। और जब ये अंदर से आएगी तब आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी को कुछ बोलने की, आप खुद से करने लग जाओगे। तो बेसिकली जब मेरे ज़्यादा मैंने मेहनत करना शुरू करा था तब वो कोविड टाइम था। तो उस समय मेरा किसी से कितना कनेक्शन था नहीं, इतना किसी से मिलना जुलना नहीं, और दोस्तों से भी कनेक्शन कम हो गया था। मतलब देखो, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में अगर आपको एक्सेल करना है तो कुछ चीज़ें कम करनी पड़ती हैं। तो मेरा उस एंगल से थोड़ा कम हो गया था। बट फैमिली से मेरा ऐसा था कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ कोविड टाइम में, या खुद के ऊपर काम करना। बेसिकली मैं देखता था कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ तो उससे मेरे को पढ़ाई में भी मोटिवेशन मिल रही थी, क्योंकि जब आपका माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहता है, खुशी रहती है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। तो अपनी कोई ना कोई हॉबी ढूंढनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, इससे मेरे को खुशी मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में झलकती है वो चीज़ें। तो ऐसी कोई ना एक हॉबी बनानी चाहिए अपनी खुद की, जो आपको हेल्प करे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को खुद से ज़्यादा नहीं, और एकदम ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपने ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस रखना, और अपने पेरेंट्स से, अपने घर पे जितने लोग हैं उनसे एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वरना जितना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, उतनी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। तो बेसिकली यही सब सर करना पड़ता है बस। एक लास्ट चीज और पूछना चाहूंगा सर, जो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मुझसे भी पूछते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपसे भी पूछेंगे कि सर ये जो प्रिपरेशन आपने करी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, तो ये क्या मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह का भी कोई रोल रहा है जिसने आपको मोटिवेट किया हो, या आप इन सब चीजों से दूर ही थे? नहीं एक्चुअली सर, तो लास्ट ईयर में किसी से मिला था जब मेरा खुद का इतना था कि मतलब कि हो सकता है कि मेरा ना हो शायद एसएसबी में, क्योंकि होता है ना, एक सर इतने सारे एसएसबी देने के बाद एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है थोड़ा सा, कि हाँ हो सकता है शायद ना हो। बट उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेटेड रखा कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, कि तुम्हें है ऑलरेडी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो उनका बहुत बड़ा एक रोल था मेरी मतलब लाइफ में, और अगर एक अच्छा पार्टनर हो या फिर अच्छा कोई दोस्त हो साथ में, तो एक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अगर दोनों तरफ से बिल्कुल सर। मोटिवेशन अच्छा है अपने करियर को लेके, तो ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट होती हैं और आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सर। और यही चीज मैं भी बोलना चाहूंगा कि कुछ लोगों को जो है ये भ्रांति होती है, कुछ सीनियर्स होते हैं जो कि आपको इस तरीके से मिसगाइड भी कर देते हैं कई बार कि इन सब चीजों से दूर रहो। मैं भी वो इंसान हूँ जिसने ना तो कभी इस चीज से दूर रखा अपने आप को, ना मैंने कभी सोशल मीडिया से दूर रखा। अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने कभी भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी चीज को अनइंस्टॉल नहीं करा, हमेशा एक्टिव रहा। इवन मैंने तो पढ़ाई के दौरान भी मैंने तो पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप्स के गेम अपने फोन में रखे हुए थे, मैं गेम्स भी खेलता था, हर तरीके के गेम्स, लाइक पबजी हो गया, मिनी मिलिटिया, क्लैश ऑफ क्लैंस, जो भी हो गया सब खेलता था। मैंने कभी भी अपने आप को ना इस तरह से कट ऑफ नहीं करा दुनिया से, कनेक्टेड रहा हमेशा। और ऐसा ही सर का भी सीन है। तो यही सारी चीजें हैं, ये सर की स्ट्रेटेजी थी, सर ने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे इन्होंने ये रैंक 1 जो है वो अचीव करी, और क्या इनकी फ्यूचर की जो लाइफ है वो इनके अंदर ये क्या सोच रहे हैं आगे करने की,
सर एक चीज और लास्ट में जो मैं भूल गया था कि गर्ल कैंडिडेट के लिए क्या सिचुएशन रहती है, मतलब उनके लिए भी सेम है? पहली बात तो अलाउड है कि नहीं है फीमेल का, जहां तक मेरे को याद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया तो था इस रिगार्डिंग। और उनका क्या मतलब सब कुछ सेम रहता है उनके लिए या कुछ डिफरेंस है, कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ है? तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ओटीए होता है, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता है बेसिकली, अभी उनके लिए परमानेंट कमीशन नहीं है सीडीएस के थ्रू। और जो आप सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हो, एनडीए में अलाउ करा था लड़कियों को भी अब तो। अच्छा, हाँ, सिर्फ एनडीए के लिए? ऑल दो सीट्स बहुत कम होती हैं लड़कियों की, अराउंड 15 अराउंड सीट्स होती है, 10 to 15, तो लड़कियों में मेरिट का अच्छा, मतलब बहुत गर्ल्स के ज्यादा लिए ऐसे सीट इशू फिक्स होता है। होती है? फिक्स होती है कि सीट्स 15-16 ही? हाँ। 15-16 तो सीट्स होती है। सीएपीएफ में मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सीएपीएफ में 350 सीट आई है और 350 की 350 गर्ल सेलेक्ट हो गई तो वो उन्हीं की सीट है। ऐसा नहीं होगा कि 10% लड़के होने चाहिए या 10% लड़की होनी चाहिए। सीएपीएफ में गर्ल्स को लेकर के कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सारी गर्ल्स अलाउड है। ठीक है, कैटेगरी वगैरह वो रिजर्वेशन उनके पास रहता है। वुमेन के लिए स्पेसिफिक, मतलब आप वुमेन हो इस चीज का कोई रिजर्वेशन नहीं है सीएपीएफ में। वुमेन और मतलब जो मेल और फीमेल है दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिकल भी सेम होगा, रिटर्न भी सेम होगा, इंटरव्यू भी सेम होगा, ट्रेनिंग भी सेम होगी, पोस्टिंग्स भी सेम मिलेंगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है पोस्टिंग्स के दौरान, बट 99% तो सेम रहेगा। और फीमेल के लिए कुछ सीट रिजर्व हो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर एक भी, जैसे मेरे रिजल्ट के अंदर 2021 में टोटल 171 सेलेक्ट हुए जिसमें सिर्फ एक ही लड़की है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था कि 171 में 170 लड़कियां एक लड़का है। ठीक है, और वो हिमांशु वत्स है तो ये भी हो सकता था, क्योंकि मेरा तो होना था, मुझे पता था मेरे 180 प्लस नंबर थे, मुझे पता था मेरा तो होना है इसमें। ठीक है, वो अलग बात थी रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी, है ना। तो ये थे अर्पित सर जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है सीडीएस 1 2023 के अंदर अचीव करी है। और ये इनका 6th एसएसबी था। तो यहीं से ये आपको दिख रहा होगा कि कितना एक आदमी मोटिवेटेड है। आपको बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी मेहनत करते रहना है, खुद पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के रहना है, और अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है। थोड़ा दूर रहोगे वो ठीक है, कोई बात नहीं, बट बिल्कुल कट ऑफ कर देना, अपने आप को कमरे में बंद करके रखना, वो चीज सही नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लास्ट में अर्पित सर को धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे चैनल के ऊपर आए थैंक यू सर। आप लोगों को गाइड करने के लिए। मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और चाहूंगा कि आप जो है और बड़ा अपनी लाइफ के अंदर करें, और इन फ्यूचर आप जो है लेफ्टिनेंट जनरल जनरल लेवल तक भी पहुंचे, है ना। और कोशिश करते हैं बिल्कुल जल्दी सर। मिलते भी, आप भी दिल्ली से हो मैं भी दिल्ली से हूँ, जल्दी ही एक बार मिलने की भी कोशिश करें। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जरूर धन्यवाद सर। सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।